Hello students, I am C. Harshita Rizwani from HR Institute of Studies. Today, we would be completing chapter number 14 of Science for Standard 9 student. The name of the chapter is Natural Resources. So, हमने previous session में दो cycles पढ़ी थी, which was water cycle and nitrogen cycle. आज हम बाकी की दो cycle complete करेंगे, which is carbon cycle and oxygen cycle. And इस तरह से chapter को आज अपन complete करेंगे. So, let us begin with carbon cycle, right? हम सबसे पहले अभी पढ़ रहे हैं आज कार्बन साइकिल। साइकिल मैंने आपको बताया था एक से चालू होता है दूसरे पे खत्म, तड़क यहाँ से चलो यहाँ खत्म। उसी तरह कार्बन साइकिल में पढ़ने से पहले हम कार्बन का इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं। तो अपन को ये पता है कि कार्बन है ना बहुत अलग अलग फॉर्म्स में होता है, ठीक है। जो कार्बन है बहुत अलग अलग फॉर्म्स में होता है। कार्बन एलिमेंटल फॉर्म में कहाँ कैसे होता है, डायमंड्स एंड ग्रेफाइट। कार्बन बहुत डिफरेंट फॉर्म्स में होता है। तो कार्बन का जो एलिमेंटल फॉर्म है ना वो है ग्रेफाइट और डायमंड। अब ये कार्बन कंबाइंड फॉर्म में भी फाइंड होता है। कंबाइंड फॉर्म में कैसे फाइंड होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में वो फॉर्म होता है इन द एटमोस्फियर। फिर कार्बन कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्ट के फॉर्म में फाउंड होता है इन मिनरल्स। मतलब पहली बात तो ये मैं बोल रही हूँ कि जो कार्बन है ना अपन को डिफरेंट फॉर्म्स अलग अलग फॉर्म्स में मिलता है। अब कार्बन का जो एलिमेंटल फॉर्म है, कार्बन एलिमेंटल फॉर्म में कौन हो क्या स्टेट में होता है। सो कार्बन का एलिमेंटल फॉर्म है डायमंड एंड ग्रेफाइट, ठीक है। अलग अलग फॉर्म में अपन ने एलिमेंटल फॉर्म पढ़ा। अब दूसरा है कंबाइंड फॉर्म। तो कार्बन अलग अलग कंबाइंड फॉर्म में भी फाइंड किया जाता है, जिसके दो चीज आपको दो एग्जाम्पल दिए। पहला कंबाइंड फॉर्म दिया कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक कार्बन का कंबाइंड फॉर्म है। कार्बन डाइऑक्साइड कहां फाइंड होता है, इन द एटमोस्फियर, राइट। दूसरा कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्ट मिलते हैं। कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्ट मिलते हैं हमको मिनरल्स में। तो ये अपन ने पढ़ा कि कार्बन अलग अलग फॉर्म में फाइंड किया जाता है। कार्बन एलिमेंटल फॉर्म में ग्रेफाइट और डायमंड होता है। और कार्बन को जब हम कंबाइन कर ले तो पहला आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमोस्फेयर में होता है, और दूसरा कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स सॉल्ट के फॉर्म में फाउंड किए जाते हैं इन द मिनरल्स, ठीक है। ओके, जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं अर्थ में उन सब में कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं। जितने भी लाइफ फॉर्म है, बी प्लांट्स, बीट एनिमल या कोई भी लाइफ फॉर्म, हर लाइफ फॉर्म जो अर्थ है उसमें कार्बन मॉलिक्यूल्स है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स। तो हर जगह अपन को कार्बन मॉलिक्यूल दिखते हैं। इनफैक्ट जो एनिमल का एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन है ना वो भी कार्बोनेट सॉल्ट से ही बनता है। जो एनिमल्स का एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन होता है वो भी कार्बोनेट सॉल्ट से बनता है। मतलब इतनी सारी कार्बन के फॉर्म, मतलब बोला है कि जो कार्बन है ना वो बहुत यूजफुल है। कार्बन हर लाइफ फॉर्म में फाइंड किया जाता है। ऑल लाइफ फॉर्म, जितने भी लाइफ फॉर्म है उसमें कार्बन होता ही है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड एक्सेट्रा, ठीक है। जितने भी लाइफ फॉर्म्स है उन सब में कार्बन फाउंड किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। इनफैक्ट जो भी एनिमल का एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन है वो भी किससे बनता है, कार्बोनेट सॉल्ट से। वो भी किससे बनता है, कार्बोनेट सॉल्ट से बनता है, ठीक है। तो ये सारी बातों में अपन ने अभी तक सिर्फ क्या पता है, कार्बन की बढ़ाई हो रही है, कार्बन के यूजेस, कार्बन कहाँ यूज होता है वो। अब नेक्स्ट में अपन कार्बन साइकिल कहाँ से चालू होती है, कहाँ खत्म होती है। तो एक बार वापस इसकी इंपॉर्टेंस और इसके यूजेस देख ले। कार्बन बहुत अलग अलग फॉर्म में फाइंड किया जाता है। कार्बन का जो एलिमेंटल फॉर्म है वो डायमंड और ग्रेफाइट, और कार्बन कंबाइंड स्टेट में भी फाइंड किया जाता है। पहला कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंड स्टेट में जो एटमोस्फेयर में, एंड दूसरा कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्ट में फाइंड किया जाता है मिनरल्स। उसके बाद जितनी भी लाइफ फॉर्म्स है ना सब में कार्बन के मॉलिक्यूल्स है। अर्थ पे जितनी भी लाइफ फॉर्म्स है सब में कार्बन के मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इनफैक्ट जो एनिमल का एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन है वो भी किससे बनता है, कार्बन से, ठीक है। ओके, अब सबसे पहले ये बात करते हैं कि कार्बन लाइफ फॉर्म में आता कैसे।
कार्बन जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म से, अलग अलग लाइफ फॉर्म है, उनके अंदर आता कैसे। तो सवाल है हाउ कार्बन इज इनकॉर्पोरेटेड इन लाइफ फॉर्म। मतलब देखो, सबसे पहले कार्बन कहाँ पे है, एटमोस्फियर में। अब उससे लाइफ फॉर्म में कैसे आता है। सो एटमोस्फियर में पहले कार्बन है, वहां से वो आता है इन लाइफ फॉर्म, अलग अलग लाइफ फॉर्म में। कैसे आता है अलग अलग लाइफ फॉर्म में, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से कार्बन अलग अलग लाइफ फॉर्म्स के अंदर आता है। कैसे, ओके अब सबको पता है फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो भी प्लांट्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट में से लेते हैं, एटमोस्फेयर में से लेते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में वाटर और ये सब चीजें यूज करके वो लोग खुद का खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, अब प्लांट्स के पास कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, अब एनिमल्स ये प्लांट को कंज्यूम करते तो उनके पास भी आ गया। तो इन जो जितने भी लाइफ फॉर्म है सब में कार्बन आ गया। कैसे आया, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, बिकॉज एटमोस्फियर से कार्बन डाइऑक्साइड लिया, वो लेके खाना बनाया लीव्स ने, प्लांट्स ने, ग्रीन प्लांट ने, और सब जगह दे दिया, मतलब सबके पास कार्बन आ गया। तो जो कार्बन ना डिफरेंट डिफरेंट लाइफ फॉर्म में इनकॉर्पोरेट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के टाइम क्या होता है एग्जैक्टली, फोटोसिंथेसिस के टाइम जो कार्बन है ना, कार्बन कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो बनेगी वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू ग्लूकोज। जब ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है तो एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाती है इनटू ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज के दो यूजेस है। ग्लूकोज का क्या करें, पहला क्या कर सकता है, ये ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू अदर सब्सटेंस। या तो क्या होगा, ये ग्लूकोज दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, या क्या होगा, दिस ग्लूकोज इज यूज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर सिंथेसिस ऑफ अदर बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल। मतलब ये ग्लूकोज विल बी यूज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी, और ये एनर्जी से देयर वुड बी सिंथेसिस ऑफ अदर इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल। क्लियर। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में थे वो कन्वर्ट हुए ग्लूकोज में। अभी ग्लूकोज क्या काम आएगा, या तो ग्लूकोज डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा दूसरे सब्सटेंस में, या ग्लूकोज यूज होगा टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर अदर एक्टिविटी। क्लियर। ओके, अब ये जब ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, ओके चलिए इतना पहले क्लियर कर लेते हैं। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, राइट। एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड अलग अलग लाइफ फॉर्म में जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब भी फोटोसिंथेसिस होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाती है ग्लूकोज में। ग्लूकोज का दो यूज हो सकता है, या तो ग्लूकोज दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ग्लूकोज यूज होगा एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए फॉर डिफरेंट लाइफ, फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आगे साइकिल को कंटिन्यू करते हैं। अब देखो, यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। अब ये जो ग्लूकोज मैंने आपको बताया, जो ग्लूकोज बना, ये ग्लूकोज यूज होके क्या प्रोवाइड कर, ग्लूकोज एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और फॉर वेरियस एक्टिविटीज, राइट। अब ये जो ग्लूकोज है अलग अलग एक्टिविटीज के लिए एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन, है कि नहीं। रेस्पिरेशन मतलब वही होता है ना कि हमने जो इनहेल किया तो जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज हमको एनर्जी प्रोवाइड करेगा फॉर कैरिंग आउट वेरियस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। और ये जो रेस्पिरेशन है ये पूरा एक्टिविटी होगा या तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, या तो होगा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। दोनों तरीके से हो सकता है। ये जो ग्लूकोज है वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन। वो ग्लूकोज जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा या तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, या तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब वो इन द प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेशन प्रोवाइड करता है तो उसको क्या बोलते हैं, सॉरी, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एनर्जी प्रोवाइड करता है तो उसको क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। और जब एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमन भी ऑल लाइफ फॉर्म्स में आ गए। अब ये वापस एटमॉस्फेयर में कैसे जाएगी, मतलब अपना आधा चरखा हो गया, जस्ट अ मिनट, मतलब अपना आधा व्हील घूम गया, आधा घुमाना बाकी। मतलब यहाँ पे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड थी,
एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड थी, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड अलग अलग लाइफ फॉर्म्स में आ गई। कैसे आई? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ टू प्रोवाइड एनर्जी। अब ये अलग अलग लाइफ फॉर्म से वापस एटमॉस्फेयर में कैसे जाएगी, ठीक है। दिस पार्ट हैज बीन कंप्लीटेड। अब ये पार्ट पढ़ने वाले, ठीक है। सो बोला है हाउ टू कार्बन डाइऑक्साइड गो बैक टू एयर, अनदर प्रोसेस दैट एड्स अप कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो क्वेश्चन है हाउ कार्बन डाइऑक्साइड विल गो बैक टू एयर या गो बैक टू एटमॉस्फेयर। तो वेरी इजी, बाय द कंबक्शन। आपने पढ़ा है कंबक्शन। कंबक्शन में क्या होता है, जो अलग अलग फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जैसे कोल, पेट्रोलियम, जब हम उसको बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो कौन सी गैस रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको बोलते हैं कंबक्शन। मतलब जब अलग अलग फॉसिल फ्यूल को बर्न करोगे तो कौन सी गैस एटमॉस्फेयर में चले जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ना जवाब मिल गया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस एटमॉस्फेयर में कैसे जाएगी? तो वो जाएगी बाय द प्रोसेस ऑफ कंबक्शन। बिकॉज जब कंबक्शन करते हैं तो कौन सी गैस रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, ठीक है। मैंने आपको बताया फ्यूल बर्न टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस प्रोसेस। इनफैक्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रपोर्शन है ना वो डबल हो गया। क्यों? बिकॉज इंडस्ट्रीज में फ्यूल बर्न होता है, कोल, पेट्रोलियम, ये सब, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा से ज्यादा बाहर निकलती। तो इनफैक्ट ऐसा हो गया है कि आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रपोर्शन है ना वो इंक्रीज हो गया इन एटमॉस्फेयर। क्यों इंक्रीज हुआ? बिकॉज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में अलग अलग इंडस्ट्रीज होगी और अलग अलग इंडस्ट्री बहुत ज्यादा कोल और पेट्रोलियम को बर्न करती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है। तो ये था पूरा कार्बन साइकिल, पूरा प्रोसेस समझो। कार्बन डाइऑक्साइड अलग अलग फॉर्म्स में होता है, वो अपन ने पढ़ा, उसके यूजेस पढ़े। फिर अपन ने पढ़ा ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लाइफ फॉर्म में कैसे आता है, तो ये आता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब जब फोटोसिंथेसिस होता है तो ग्लूकोज बनता है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये जो ग्लूकोज है या तो वो दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा या क्या करेगा, ग्लूकोज एनर्जी प्रोवाइड करेगा। दोनों में से कोई भी चीज हो सकती है। अभी ग्लूकोज जो एनर्जी प्रोवाइड करता है तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन करेगा या तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब ये लाइफ फॉर्म के पास ऑक्सीजन आ गया, अभी वापस कैसे एटमॉस्फेयर में जाएगा? कंबक्शन से। जब हम फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम को बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होकर एटमॉस्फेयर में जाती है, ठीक है। कंसेप्ट समझा, पूरा सर्कल कंप्लीट हुआ। और इनफैक्ट ऐसा भी बोला गया कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का प्रपोर्शन ज्यादा हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ईजी है। पहले आपको बताओ ग्रीन हाउस क्या होता है। एक्चुअली क्या होता है, जो कोल्डर रीजन्स होते हैं वहां पे यूजुअली जो ट्रॉपिकल ट्रीज होते हैं, जस्ट अ मिनट, ओके चलो ग्रीन हाउस इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा बोला है कि जो ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं वहां पे क्या होता है, ट्रॉपिकल प्लांट को ऐसे एक कांच के इंक्लोजर से कवर किया जाता है। जो ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं ना उनको कांच के इंक्लोजर से कवर किया जाता है। कांच के इंक्लोजर से कवर करने से क्या होता है, जब हीट आएगी सन की वो अंदर ट्रैप हो जाएगी, वो बाहर नहीं निकलेगी। वो क्या होगी, अंदर ट्रैप हो जाएगी, बाहर नहीं निकलेगी। इससे क्या होगा, ये जो ग्रीन हाउस के अंदर का टेम्परेचर होगा ना बहुत वार्म रहेगा, क्योंकि यूजुअली जो कोल्डर रीजन में होता है, मतलब बहुत ठंड होती है। तो ग्रीन हाउस बनाने से क्या होता है, जो सन की रेस है ना वो हाउस के अंदर, ग्लास के अंदर ट्रैप हो जाएगी, और ग्लास के अंदर ट्रैप हो जाएगी तो वो वार्म रहेगा ग्लास कंपेयर टू इट्स सराउंडिंग। तो जो ग्लास के अंदर प्लांट्स है वो भी अच्छे ग्रो कर पाएंगे। क्लियर। अब आपको ये पता है ग्रीन हाउस गैसेस होती है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, मीथेन, इनका काम क्या होता है, ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है ना वो जो सन की हीट होती है उसको बाहर निकलने में रोकती है। मतलब सन की हीट आई और एस्केप ही नहीं हो रही, सन की हीट आई और एस्केप ही नहीं हो रही, मतलब सन की हीट एब्जॉर्ब होती जा रही है। तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और जिससे हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग। क्लियर।
वापस हम चले ग्रीन हाउस गैसेस। पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? एक ग्रीन हाउस होता है यूजुअली जो ट्रॉपिकल प्लांट्स को ना एक कांच के इंक्लोजर में रखते हैं, तो जब सनरेज उस कांच के इंक्लोजर में पड़ती है ना, तो कांच के इंक्लोजर उसको सनरेज को अपने में ट्रैप कर लेता है। तो जो कांच का इंक्लोजर में प्लांट है उधर कैसा रीजन होगा? थोड़ा वार्म रीजन होगा कंपेयर टू सराउंडिंग कोल्ड होता है। क्लियर? अब मैंने आपको बताया जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन, वो क्या करती है, जो सन रेज आ रही, सन की हीट आ रही, उसको जाने नहीं देती, एस्केप नहीं होने देती। एस्केप नहीं होती तो सन की हीट इधर ही रह जाती है, इधर ही रह जाती है, तो क्या बनता है, दिन ब दिन टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते क्या हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग। क्लियर? तो ये पूरा कंसेप्ट था ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट साइकिल देखते हैं विच इज ऑक्सीजन साइकिल। ठीक है, नेक्स्ट साइकिल दैट वी आर गोना स्टडी इज ऑक्सीजन साइकिल। ओके, नेक्स्ट इज ऑक्सीजन साइकिल। सो ऑक्सीजन एलिमेंटल फॉर्म में एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट है? ऑक्सीजन एलिमेंटल फॉर्म में एटमॉस्फेयर में 21% है। 21% ऑक्सीजन है इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट ऑक्सीजन है? 21% ऑक्सीजन है। ठीक है, अब ये तो एलिमेंटल फॉर्म में, लेकिन ऑक्सीजन कंबाइंड फॉर्म में भी फाइंड किया जाता है। जैसे कार्बन भी कंबाइंड फॉर्म में फाइंड किया जाता है, वैसे ऑक्सीजन भी इन कंबाइंड फॉर्म भी फाइंड किया जाता है। ये कंबाइंड फॉर्म में फाइंड किया जाता है या तो इन द अर्थ क्रस्ट और इनफैक्ट एयर में भी होता है। अर्थ क्रस्ट में कैसे होता है? अर्थ क्रस्ट में जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं ना, वो मेटल के ऑक्साइड, मतलब अर्थ में जो मेटल है उसके ऑक्साइड, तो ऑक्सीजन कंबाइंड फॉर्म में हो गया, सो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल। ओके, और इन द फॉर्म ऑफ एयर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ये ऑक्सीजन ही है ना, इसमें भी इन द कंबाइंड फॉर्म विद कार्बन। तो बेसिकली जो ऑक्सीजन है एलिमेंटल फॉर्म में तो 21% है, लेकिन ऑक्सीजन कंबाइंड फॉर्म में भी फाइंड किया जाता है अर्थ सरफेस पे भी और एटमॉस्फेयर पे। एट अर्थ सरफेस पे ऑक्सीजन कंबाइंड फॉर्म में फाइंड किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, जो अलग अलग मेटल के ऑक्साइड है वो। और एयर में कैसे फाइंड किया जाता है कंबाइंड फॉर्म में? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? ओके, अब हम डायरेक्टली साइकिल पे आ जाते हैं कि ऑक्सीजन यूजेस अप बाय 3 प्रोसेस। एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर यूजेस अप इन 3 वेज। 3 तरीके से ऑक्सीजन जो है यूज हो जाती है एटमॉस्फेयर से। पहला है कंबक्शन, राइट? कंबक्शन मैंने आपको बताया था कि जो फॉसिल फ्यूल होते हैं वो बर्न होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होते हैं। जब ये फॉसिल फ्यूल बर्न होते हैं तो वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न होते हैं। मतलब जब भी कंबक्शन होता है तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होते हैं। तो इससे क्या होगा, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, ठीक है, कम हो जाएगी। तो कंबक्शन से ऑक्सीजन यूज अप हो जाती है, बिकॉज कंबक्शन के लिए हमेशा क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। दूसरा है रेस्पिरेशन। ऑब्वियसली रेस्पिरेशन, आप अभी क्या कर रहे हो, रिस्पायर कर रहे हो, तो क्या इनटेक कर रहे हो, ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हो। ऑक्सीजन इनटेक करने से तो ग्लूकोज अपन को ब्रेक डाउन होकर एनर्जी प्रोवाइड करेगा, तो हमने वापस एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन ली। तो 2 तरीके कौन से पड़े, एक तो कंबक्शन से ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से यूज अप हो जाती है और दूसरा रेस्पिरेशन। तीसरा फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनते हैं तभी भी क्या होता है, ऑक्सीजन यूज हो जाती है। मतलब 3 तरीके से ऑक्सीजन एनवायरमेंट में से चली जाती है। एक तो कंबक्शन से, बिकॉज फॉसिल फ्यूल बर्न होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा रेस्पिरेशन, बिकॉज हम इनटेक ही ऑक्सीजन करते हैं। तीसरा वन इज फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। मतलब ऑक्सीजन जा रही है एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर से 3 तरीके से, लेकिन आती सिर्फ एक तरीके से। हाउ ऑक्सीजन कम बैक टू एटमॉस्फेयर। इससे अभी तो सिर्फ आधा साइकिल हुआ है ना, कि एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन अलग अलग जगह पे जा रही है, वापस भी तो आना है एटमॉस्फेयर में। वो कैसे होगा, सिर्फ एक मेथड से, विच इज फोटोसिंथेसिस। सर एक मेथड से होगा विच इज फोटोसिंथेसिस, बिकॉज फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है और ऑक्सीजन रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, सो बेसिकली एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन 3 फॉर्म में यूज अप होगी और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन एक ही तरीके से वापस भेज सकते हैं। कौन से 3 फॉर्म में यूज हो जाएगी, कंबक्शन, रेस्पिरेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स। और कौन से एक फॉर्म में यूज हो जाएगी, तो फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ओके। अगर हम जनरली देखें
तो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए बहुत यूजफुल है हर ऑर्गेनिज्म को। अगर मैं जनरल स्टेटमेंट पास करूं तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन चाहिए होता है फॉर रेस्पिरेशन फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म। अब अगर आप रिस्पायर करो तो क्या आप इनटेक कर रहे हो? ऑक्सीजन। तो यूजुअली अगर जनरल सेंस में बोले तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबको रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन का इंटेक लेना पड़ता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? कुछ कुछ ऐसे लाइफ फॉर्म्स होते हैं, कुछ सम लाइफ फॉर्म, कुछ ऐसे लाइफ फॉर्म होते हैं। स्पेशली यहाँ पे जिसकी बात की है ना वो है बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया को अगर आप ऑक्सीजन दोगे तो उनको पॉइजन आ जाएगा। मतलब बैक्टीरिया आर poisoned by elemental nitrogen, elemental oxygen। मतलब यूजुअली जितने भी लाइफ फॉर्म्स है अर्थ में उन सबको रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन इनटेक करना पड़ता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है। कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ ऐसे लाइफ फॉर्म्स होते हैं, स्पेशली बैक्टीरिया, वो अगर ऑक्सीजन इनटेक करेंगे तो उनको पूरा पॉइजन हो जाएगा। सो पॉइजन बाय एलिमेंटल नाइट्रोजन, मतलब बैक्टीरिया ऐसे जो पॉइजन होता है एलिमेंटल नाइट्रोजन से। तो अगर आपको पूछे विच लाइफ फॉर्म इज पॉइजन बाय द एलिमेंटल नाइट्रोजन, कौन सा तो ऐसा लाइफ फॉर्म है जिसको नाइट्रोजन ऑक्सीजन से पॉइजन हो जाता है? तो बैक्टीरिया। क्लियर? ओके। इनफैक्ट जो बैक्टीरिया आपको पता नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, अपने अर्लियर वीडियो में पढ़ा था। बैक्टीरिया लाइक रिजोबियम जो रूट नोड्यूल्स और लेग्यूमिनस प्लांट में फाइंड किया जाता है, वो एटमोस्फेयर नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इनफैक्ट जब बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं एट दैट टाइम ऑल्सो ऑक्सीजन का भी यूज नहीं करते। मतलब जब बैक्टीरिया इनफैक्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, उसमें भी ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं होता। ठीक है, तो ये अपना पूरा था ऑक्सीजन साइकिल। क्या था? टोटल अर्थ में 21% ऑक्सीजन है। अगर आपको एलिमेंटल फॉर्म में चाहिए तो वो मिल जाएगी, एलिमेंटल फॉर्म में 21% है, लेकिन कंबाइंड फॉर्म में भी है। कंबाइंड फॉर्म में अर्थ क्रस्ट पे भी है, एयर में भी। अर्थ क्रस्ट में कंबाइंड फॉर्म कैसे होगा? ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, और एयर में कैसा होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब ये बात कर रहे हैं अपन कि एटमोस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे यूज होती है और एटमोस्फेयर में वापस कार्बन डाइऑक्साइड जाती कैसे, तभी तो साइकिल कंप्लीट होगी। तो यूज होती है 3 प्रोसेस है, कंबक्शन, रेस्पिरेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट, और वापस कैसे जाती है? सिर्फ एक प्रोसेस है विच इज फोटोसिंथेसिस। उसके बाद यूजुअली जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी लाइफ फॉर्म्स होते हैं, सबको ऑक्सीजन चाहिए फॉर रेस्पिरेशन, लेकिन एक एक्सेप्शन है बैक्टीरिया, वो पॉइजन हो जाते जब वो ऑक्सीजन को इनटेक करते। ठीक है, इनफैक्ट जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करते वो भी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ही करते। क्लियर? ओके, अब अपना लास्ट टॉपिक है ओजोन लेयर। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है जो अपना लास्ट टॉपिक है इस सेशन और इनफैक्ट इस चैप्टर का, ओजोन लेयर। तो देखो, यूजुअली जो ऑक्सीजन है उसके कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? O2, 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। लेकिन जैसे आप ऊपर जाओगे तो इसके हो जाएंगे, इसके यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स है, लेकिन ऊपर जाओगे तो हो जाएंगे 3 मॉलिक्यूल्स, मतलब ये हो जाएगा O3। और जब ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं ओजोन, ओजोन गैस। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन है उसके तो सिर्फ 2 मॉलिक्यूल से तो अपन O2 लिखते हैं, मतलब ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल है। लेकिन जैसे आप हायर अल्टीट्यूड पे जाओगे तो ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल हो जाते हैं O3, और ये जो ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल होते हैं उस गैस को क्या बोलते हैं? ओजोन गैस। ठीक है, ओके। यूजुअली मैंने आपको बताया ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल डायटोमिक होते हैं। डायटोमिक मतलब क्या हो गया? 2 मॉलिक्यूल वाले। ठीक है, ओके। अब बेसिकली ओजोन है ना बहुत पॉइजनस गैस है। जो ओजोन गैस है ना बहुत जहरीली गैस है, इसलिए अच्छा है कि अर्थ सरफेस पे नहीं है, ऊपर है। लेकिन ओजोन जहरीली होने के साथ एक काम करता है, जो हम लोग ह्यूमन बीइंग को हार्मफुल रेस ऑफ द सन से बचाता है। क्या करता है? हार्मफुल रेस ऑफ द सन से बचाता है। नो डाउट ये जो ओजोन गैस ना पॉइजनस है, इसलिए अच्छा हुआ ये अर्थ क्रस्ट पे नहीं है, ऊपर है। लेकिन ये जो ओजोन गैस है इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल रेज ऑफ सन। अगर ओजोन गैस नहीं होती तो जो सन की हार्मफुल रेज हमको पड़ती, हमको स्किन कैंसर और बहुत सारी बीमारियां हो जाती। ठीक है, ओके। लेकिन एक तकलीफ ये है कि ओजोन लेयर ना डिप्लेक्ट होता जा रहा है, खराब होता जा रहा है। प्रॉब्लम ये है कि धीरे धीरे ये जो ओजोन लेयर है ना, धीरे धीरे जो ओजोन लेयर डिप्लेक्ट होता जा रहा है, मतलब खराब होता जा रहा है। ठीक है, क्यों खराब हो रहा है? बिकॉज लोग CH यूज करते, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, विच इज and not degraded by any biological process.
Once they reach the ozone layer, they would react with the ozone molecule. This result in reduction of the ozone layer. Recently they have discovered, अभी recently ऐसा पता है कि जो ओजोन लेयर है उसमें होल हो गया है, ओजोन लेयर में एक होल हो गया है अबाउट एंटार्क्टिका के ऊपर, ठीक है। इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन द कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब अगर अर्थ पे ओजोन गैस नहीं हो तो उसका असर सोचना भी मुश्किल है, इतना बुरा असर आ जाएगा। इसलिए लोग कंटिन्यूसली एफर्ट्स डाले कि जो ओजोन लेयर है और ज्यादा डिप्लेक्ट नहीं हो। क्लियर? वापस समझो कि ओजोन क्या होता है। यूजुअली जो ऑक्सीजन डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, डायटोमिक मतलब टू एटम्स, सो दैट इज O2। लेकिन जैसे आप ऊपर चले जाओगे तो ऑक्सीजन ट्रायटोमिक हो जाता है, दैट इज O3। तो ये जो ट्रायटोमिक हो जाता है O3, उसको क्या बोलते हैं अपन? ओजोन गैस। अब ये ओजोन गैस अच्छी है कि बुरी? दोनों। पहली बात तो ओजोन गैस बहुत पॉइजनस होती है, इससे अच्छा वो अर्थ सरफेस पे नहीं है, इसलिए वो ऊपर है तो हमको टेंशन नहीं। लेकिन ये ओजोन गैस हमको सन की हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट करती है, जिस वजह से हमारी स्किन डैमेज नहीं हो जाती। अगर ओजोन लेयर नहीं होता तो अपनी पूरी स्किन डैमेज हो जाती है, सन के हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज अपन पे पड़ती है। क्लियर? लेकिन प्रॉब्लम ये कि धीरे धीरे ओजोन का लेयर खराब होता चला है, डिप्लेक्ट होता चला है, एंड इनफैक्ट ओजोन में एक होल भी फाउंड किया गया अबाउट एंटार्क्टिका। अगर ये ओजोन लेयर खराब हो गया तो अर्थ पे लाइफ इमेजिन करना भी पॉसिबल नहीं है। इससे लोग कंटिन्यूसली एफर्ट डाले कि ओजोन लेयर में डिप्लेक्ट नहीं हो, वो खराब नहीं हो। क्लियर? तो था ओजोन लेयर। ओके, तो आज अपन ने 2 साइकिल पढ़े और 2 कंसेप्ट पढ़े। कार्बन साइकिल के साथ अपन ने ग्रीन हाउस इफेक्ट का कंसेप्ट पढ़ा और ऑक्सीजन साइकिल के साथ अपन ने ओजोन लेयर पढ़ा। 4 मेजर टॉपिक पढ़े। कार्बन साइकिल पूरा पढ़ा, कहां से चालू कहां से खत्म, और साथ ही ग्रीन हाउस इफेक्ट, फिर ऑक्सीजन के बारे में पूरा पढ़ा और उसके साथ ले लिया ओजोन लेयर। विद दिस वी वुड बी एंडिंग आवर सेशन एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट चैप्टर इन आवर नेक्स्ट सेशन। टिल देन गुड बाय।